जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे जैसे पंचायती राज के इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, संस्था का महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन होता है, किस प्रकार से डिफरेंट कमिटीज और कमीशन का गठन किया जाता है ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी किस प्रकार से पेनिट्रेट किया जाए और किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया जाए, इसकी जो है एग्जामिनेशन के लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए बहुत सारे कमिटी जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और इसके बाद जो कह सकते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, फिर कई एक सरकार के द्वारा, ठीक है, राजीव गांधी सरकार के द्वारा और बहुत सारे जो है सरकार के द्वारा इसका प्रयास किया गया। अंत में जो है नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है यह पारित होता है, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है जो कि 1992 में यह इनेक्ट किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पंचायती राज या पंचायत से संबंधित, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत बार क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस PSRI पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, उसमें भी पूछे गए हैं और GS2 में तो खैर पूछे ही गए हैं, कई बार पूछे गए। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्रदान करने का यह जो संविधान संशोधन था, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे ऐड किया गया पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। एक नया पार्ट जोड़ा गया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पार्ट 9 में, ठीक है, जिसमें कि पंचायत से रिलेटेड जो अनुच्छेद दिए गए आर्टिकल 243 टू 243O, मतलब ABCDEFGO तक गया है, ठीक। 243 टू 243O इज दैट क्लियर, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस को जानेंगे, ठीक है, कि कितना सिग्निफिकेंट है यह कदम जो कि सरकार के द्वारा उठाया गया, एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को पेनिट्रेट करने के लिए और लोकतंत्र की व्यवस्था जो है एकदम धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए, ठीक है, जहां लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके जो है अपने जो है निर्णय और अपने भाग्य का फैसला कर सकें, ठीक है। वो कोई भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, इरिगेशन से, एग्रीकल्चर से, ठीक है, हेल्थ से, ठीक है, किसी भी चीज़ों से संबंधित वो हो सकते हैं फैसले। तो हम लोग कई एक अधिकार के बारे में, कई एक प्रिंसिपल्स के बारे में ऑलरेडी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। कोई भी सरकार जब कोई भी पॉलिसी, नियम, कानून को फ्रेम करती है, उस समय उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से गाइडेंस ले। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप नीति निर्देशक तत्व, मतलब जब हम नीति को बना रहे होते हैं तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, दिशा दिखाए गए हैं कि इन डायरेक्शंस में, ठीक है, आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें। क्लियर है। तो वही नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार को या राज्य सरकार को जो है ग्रामीण जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए इस ओर कदम उसको उठाए जाना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा सरकार को निर्देशित किया गया था। तो यह कदम जब उठाया गया अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस नीति निर्देशक तत्वों की बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण और बोल्ड स्टेप है। जैसे देखो, एक्ट गिवन टू प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40, कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 40 है उसको एक प्रैक्टिकल शेप देने का यह प्रयास करता है इस एक्ट के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। मतलब स्टेट मतलब यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की बात कही जा रही है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, उन्हें यह कदम उठाना चाहिए, उन्हें स्टेप
लेना चाहिए टू ऑर्गेनाइज, ताकि वह ऑर्गेनाइज कर सके किसे, विलेज पंचायत को, ठीक है, और इंडो देम विथ सच पावर, साथ साथ उसे कुछ अधिकार, कुछ पावर्स, कुछ शक्ति प्रदान करना चाहिए, जिससे कि पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी, जो उसकी आवश्यकता हो, मतलब ग्राम पंचायत को कुछ हमें शक्तियां देना चाहिए जो उस जो है कह सकते हैं कि उसके अनुरूप फिट बैठता हो, और जो है इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट, और साथ साथ उन्हें इस प्रकार का हम एक प्रकार से शक्ति और अथॉरिटी प्रदान करें ताकि वो अपने में एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करना जो है प्रारंभ करे या काम करे। सेल्फ गवर्नमेंट कहने का मतलब है स्वयं का सरकार, स्वयं के द्वारा शासित होना। जैसे देखो अभी हम लोग क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज ए संसद के रूप में, एमएलए के रूप में, ठीक है, विधायक वगैरह के रूप में हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में चुनकर भेजते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो नियम कानून को बनाते हैं। तो अभी हम जो नियम बनाते हैं या फिर जो हम नियम को लागू कराते हैं या जो हम नियम का पालन करते हैं वो हमारे प्रतिनिधि के द्वारा बनाया जाता है, ना कि हमारे द्वारा। लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं वहाँ पूरे के पूरे ग्राम सभा में लोग आपस में बैठकर जो है अपने हित का अपने आप स्वयं फैसला करते हैं, मतलब स्वयं अपने ऊपर शासन करते हैं। तो सेल्फ गवर्नमेंट यही हुआ। सेल्फ गवर्नमेंट कहें स्वराज कहें, ठीक है, गांधी जी का कॉन्सेप्ट है स्वराज, और साथ साथ स्व का राज, स्वयं का राज, ठीक है, और साथ साथ जो है सेल्फ रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा थी, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व जो कि बताए गए हैं संविधान में, उस नीति निर्देशक तत्वों को यह फुलफिल करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंस तो यह है कि यह जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के एकदम अनुरूप, और उसमें जो ड्रीम, जो एस्पायरेशंस और जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार इसका सिग्निफिकेंस और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करता है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआई एंड जस्टिसिएबल। कहने का मतलब है कि देखो इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत सारे स्टेट वगैरह खुद से अगर चाहे तो वो इसे मतलब लागू करा सकते थे, लेकिन जब से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हो गया तब से इन्हें एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हुआ है, साथ साथ इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर कहने का मतलब है देखो दो तरह के नियम कानून होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इफ एनीवन ट्राई टू ब्रीच योर फंडामेंटल राइट, इफ एनीवन ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट, इफ एनीवन in fact even the state try to take away the fundamental right from you, in that case you can directly approach to the Supreme Court, and Supreme Court under Article 32 as a constitutional remedies, as a grantor, defender or protector of the fundamental right, it will stop from violating or take away your fundamental right। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत, कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 भी अपने आप में मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो एक चीज है जस्टिसिएबल हुआ है जो कि हम कोर्ट के लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं, उसे इनैक्ट करा सकते हैं, और नॉन जस्टिसिएबल जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, इसे हम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करा सकते। अगर नीति निर्देशक तत्वों का कोई वायलेशन भी सरकार करती है तो आप कोर्ट में नहीं जाके कह सकते ये हमारे मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों का वायलेशन हो रहा है, आप इसे इन्फोर्स कराएं, नहीं। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। वही कहा जा रहा है ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। जो 73rd अमेंडमेंट के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस प्रदान किया गया, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, और इसे
हर एक राज्य सरकार को ऑब्लिग्ड करता है, उसे बाध्य करता है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करें। तो स्टेट आर ऑब्लिगेट टू अडॉप्ट अ न्यू PRS मतलब पंचायती राज सिस्टम। स्टेट के ऊपर अब बाध्यता दी गई है, एक प्रकार से इसे इन्फोर्स किया गया है, ठीक है, कि आप इसे, इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज सिस्टम्स को, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया है, इसे लागू करना ही करना होगा। अब देखिए, कुछ वॉलेंटरी प्रोविजन भले दिए गए, ठीक है, क्योंकि देखो भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कस्ट्यूम है, डिफरेंट कास्ट हैं, कस्ट्यूम है, क्लास है, कम्युनिटी है, ठीक है, कुजीन है, कल्चर है, देयर वर मेनी डिफरेंसेस। तो उस डिफरेंसेस को देखते हुए अब जैसे देखो, जो हिमालयन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, कुछ वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है, दार्जिलिंग वगैरह, तो इसके जो जियोग्राफिकल कंडीशन होंगे उस आधार पे लोकल बॉडीज में जो कह सकते हैं चुनाव होगा, और जो शक्तियाँ होंगी, जो कार्य होंगे वो डिफरेंट होंगे प्लेन एरिया वालों के लिए। जैसे प्लेन एरिया यूपी बिहार में जो लोग हैं, या इधर दिल्ली में वर्तमान में, या फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब में, ठीक उसी प्रकार आप डेजर्ट एरिया चले जाए तो उसकी जो समस्याएं होंगी, लोकल बॉडी, इसका मतलब ही क्या है कि जो लोकल समस्या हो, लोकल लोगों के द्वारा लोकल सॉल्यूशन हो, ठीक है, वही है। तो डिफरेंट ज्योग्राफी के कारण समस्या, अब जैसे देखो राजस्थान में पानी की कमी है, प्लेन एरिया में हो सके स्वास्थ्य की कमी हो, isn't it? माउंटेन एरिया में हो सके कि कोई जैसे ईंधन या कोई अदर चीज जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित उतने लैंड नहीं होते, तो शायद वहाँ फूड स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हो। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर स्वास्थ्य का समस्या हो, कहीं हॉस्पिटल, कोई पंचायत में हो सके हॉस्पिटल नहीं है, मतलब प्राइमरी जो है प्राथमिक जो उपचार के केंद्र होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट रीजन के डिफरेंट समस्याओं होने के कारण हाँ, कुछ राज्य सरकारों को इसमें वॉलंटरी प्रोविजन प्रदान किए गए हैं कि आपको कुछ स्वायत्तता प्रदान की जाती है कि आप अपने हिसाब से कुछ प्रावधान को ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रावधान को हटा भी सकते हैं, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आपको इस्टेब्लिश करना ही होगा, भले ही वो आप अपने तरीके से क्यों ना करें। मतलब तरीका आपका अपना होगा, लेकिन वो संस्था होनी चाहिए। मतलब थर्ड टायर और ग्रासरूट डेमोक्रेटिक एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट करना ही होगा, और यह 73rd अमेंडमेंट के जरिए इसे जस्टिसिएबल बनाया गया है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन मैंने बता दिया। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मान लेते हैं किसी एक, जैसे दिल्ली है, या फिर कोई दिल्ली का कोई गांव हो, या फिर आप कह सकते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा रिच स्टेट माना जाता है, यहाँ बहुत इंडस्ट्री वगैरह आते हैं। तो यहाँ के जो पीपल होंगे, यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो टोटली डिफरेंट होगी एज ए नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जहाँ की अभी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत अधिक है, डिजिटल डिवाइड बहुत अधिक है। तो जहाँ के आर्थिक और सामाजिक जैसे जैसे संरचना बदलती है, उन संरचनाओं के आधार पर जो है राज्य को यह जो है स्वायत्तता दी गई है कि उस हिसाब से आप इस पंचायती राज के नियम कानून को बना सकते हैं, लेकिन बनाना जरूरी है। बस ये शर्त रखी गई है। आप उसे किस प्रकार से बनाते हैं, आप जो है उसमें किस प्रकार के जो है अधिकार देते हैं, किस प्रकार से फंडिंग करते हैं, वो आपका कार्य है। हम आपको यह स्वायत्तता प्रदान करते हैं कि आप अपनी ज्योग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हैं कि चीज़ों को देखते हुए आप इसे कंसीडर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इससे इसका एक सिग्निफिकेंस और क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, कि इवोल्यूशन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी। देखो, हालांकि हमारी प्राचीन सभ्यता जो है कह सकते हैं, भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट भी कहा गया है। जैसे बहुत सारी सभ्यताएं थी, इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, ठीक उसी प्रकार भारत की सभ्यता जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, हड़प्पन सभ्यता। तो हमारे सभ्यता या फिर हमारे वैदिक काल में हमारा जो कह सकते हैं इतिहास है, उसमें लोकतंत्र का जिक्र हमें मिलता है वैशाली जनपद वगैरह में, लिच्छवी जनपद प्रदेश वगैरह में, ठीक है। और वेद में भी हमें सभा समिति का वर्णन मिलता है। अब जब मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी
आफ्टर इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुआ, ठीक 1947 के बाद, तो अब है कि जो लोकतंत्र सेंटर में है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो तो है ही, साथ साथ जो लोकल बॉडीज होना चाहिए, मतलब जो गांव, जो गांधी जी का एक प्रकार से ड्रीम था, ग्राम स्वराज्य, जिसमें गांव में एक प्रकार से स्वयं का शासन हो, गांव में स्वराज्य फैले। अभी भी हमारे भारत देश में 6 लाख से अधिक जो है गांव है। अभी भी हमारे देश में 65 से 70% की आबादी जो है वो गांव में रहती है, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, इसके इवोल्यूशन में ये बहुत बड़ा फैक्टर और इसका सिग्निफिकेंस है कि जो अब एकदम निचले से निचले लोग होंगे, निचले से निचले तबके के लोग होंगे, वहाँ तक लोकतंत्र के जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ तक पेनिट्रेट करेगा, वहाँ तक फैलेगा, ठीक है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एकदम ग्रास रूट तक लोकतंत्र जो है का प्रचार प्रसार और होगा, ठीक है। आगे है ट्रांसफर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो 2 प्रकार का मुख्यतः हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के करीब है, तो इतनी पॉपुलेशन एक जगह बैठकर कोई नियम कानून नहीं बना सकती है। इसके लिए हम अपने संसद को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम अपने एमएलए को चुनते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वह प्रतिनिधि हमारे लिए नियम कानून को बनाते हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे ऊपर लागू होता है। लेकिन एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ जो है सब लोग बैठकर, पीपुल ही, मतलब छोटा देश है, कम जनसंख्या है, तो रेफरेंडम के माध्यम से, रिकॉल के माध्यम से नियम कानून जनता के द्वारा ही डायरेक्टली बनाया जाता है। स्टैट क्लियर? तो वही है कि ट्रांसफर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो प्रतिनिधित्व वाली सरकार होती है उससे अगर ग्राम स्वराज्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो डायरेक्ट पीपुल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गांव में सभाएं की जाएगी, गांव के लोग जो है आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि हमारे कृषि का व्यवस्था कैसा होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होनी चाहिए, कि प्राइमरी चिकित्सा जो है केंद्र होना चाहिए, प्राथमिक जो चिकित्सा उपचार केंद्र होना चाहिए उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, आंगनबाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस किस व्यक्ति को घर नहीं है वो घर, उसे घर मिलना चाहिए, किस किस व्यक्ति पशु और पालन या मछली पालन या फिर जो भी इरिगेशन पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ इसके साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लोकल लेवल, जैसे जनरल की व्यवस्था है, या फिर रोड या सड़कें हो गई, या फिर सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो कि एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, या फिर उसके डेवलपमेंट कैसे हो, किस प्रकार से लोग जो है सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, इसका जो है पूरे के पूरे गांव में सभा करके लोग जो है आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करेंगे और इस आधार पे फैसले लेंगे कि कहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें बननी चाहिए। तो पीपुल का पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य क्या है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा। लोकतंत्र मतलब है लोगों का तंत्र, वह तंत्र, वह व्यवस्था जो लोगों के द्वारा संचालित किया जाता हो, लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता हो, ठीक है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है लोग जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी यह सिग्निफिकेंट इसका बहुत बढ़ जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 इन द फॉर्म ऑफ giving a constitutional status to the Panchayati Raj institution. So that's all. Thank you, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.